देखिए बेटा, अब लेसन 25 पढ़ रहे थे मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब मानव के उत्सर्जन तंत्र में पहले हम उत्सर्जन के बारे में देखते हैं कि उत्सर्जन है क्या। हमारे शरीर में जब भोजन का उपापचय होता है तो उस उपापचय के फलस्वरूप शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि मल है, मूत्र है, CO2 है, पसी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल। तो इनको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। इस उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उत्सर्जन की क्रिया में, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और ये सभी उत्सर्जी अंग आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का। अब देखिए बेटा, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर निर्मित हो रहे हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। जो अमोनिया होती है, यानी कि जब प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है, संपूर्ण उपापचय उसका नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में शरीर प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, अमोनिया का। अमोनिया जो होती है वो बहुत ही अत्यंत विषैली गैस है और ये जल के अंदर कैसी होती है, घुलनशील होती है। तो इसको यदि शरीर से बनने के बाद तुरंत ही निष्कासित नहीं किया जाए तो ये शरीर के ऊपर क्या करती है, विषैला प्रभाव डालने लग जाती है। तो वे प्राणी जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ रही है। तो जितने भी जलीय प्राणी होते हैं वो सब कौन से होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ वर्ग के जितने प्राणी हैं, पॉलीफेरा के हैं, स्लेंट्रेटा के हैं, इसके अलावा जो उपास्थल मछलियाँ हैं, तो ये सब कैसे प्राणी हो गए, अमोनोटैलिक हो गए। दूसरी बात करते हैं यूरिया की, कि जब जो स्थलीय प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में। तो यूरिया विषैली तो है, लेकिन अमोनिया की तुलना में कैसी होती है, कम विषैली होती है। इसको शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए अमोनिया की तुलना में कम जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो स्थलीय प्राणी मुख्य रूप से किसका निष्कासन कर रहे हैं, यूरिया का। जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। तो जैसे कि मनुष्य है, खरगोश है, जितने भी स्थलीय प्राणी हैं, इसके अलावा जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं, तो ये सब क्या कौन से प्राणी होते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी होते हैं। इसके बाद थर्ड बात करते हैं हम यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल होता है, ये बहुत ही कम विषैला होता है। इसको ये जल के अंदर कैसा होता है, घुलनशील होता है। और इसके निष्कासन के लिए हमें बहुत ही कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो वे प्राणी जो कि बहुत कम मात्रा में जल को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे प्राणी किसका शरीर से उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। और जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय प्राणी है। अब मरुस्थलीय प्राणी में हम लोग रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, ऊँट को कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि भाई ऊँट है वो 7 डेज तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो क्यों रह सकता है, क्योंकि किसका उत्सर्जन कर रहा है, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है वो शरीर में बहुत ही कम विषैला प्रभाव डाल रहा है। तो इस कारण से जल की उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो बिलचारी प्राणी होते हैं, यानी कि सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जिनके आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में हमने यहाँ पर क्या किया है, अध्ययन किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए बेटा, मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है यानी कि वह तंत्र जिसके द्वारा कि हम इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है ये निम्न संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। पहला है वृक्क, दूसरा मूत्र वाहिनियां, तीसरा मूत्राशय और चौथा कौन सा है, मूत्र मार्ग। पहले हम बात करते हैं वृक्क की। अब देखिए बेटा, जो शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो कौन सा होता है, वृक्क होता है। वृक्क होते हैं ये एक जोड़ी वृक्क हमारी उदर गुहा के पृष्ठभाग में कशेरुक दंड होता है, उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। इनकी रंग की बात करें तो ये लाल गुलाबी रंग के होते हैं। अगर संरचना की बात करें कि इनकी आकृति कैसी होती है, तो इनकी आकृति सेब के बीज के समान होती है। इसके अलावा जो वृक्क होते हैं ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। मोटाई की बात करें तो ये लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। और अगर इनके भार की बात करें तो इनका भार होता है 120 से लेकर के 170 ग्राम तक होता है।
तो इस तरीके से जो वृक्क है वो कहाँ पर स्थित हो रहे हैं, हमारी कशेरुक तंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए बेटा, जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित होता है, यानी कि जो दायां वृक्क होता है वो ऊपर की ओर स्थित होता है, जबकि बायां वृक्क कहाँ पर स्थित होता है, नीचे की ओर स्थित होता है। वृक्क के ऊपर एक महीन झिल्ली चढ़ी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कह रहे हैं। जो वृक्क होते हैं ये बाहर की तरफ से उत्तलाकार होते हैं, जबकि इनकी जो आंतरिक तल की बात करें तो आंतरिक सतह कैसी होती है, इनकी अवतल होती है। वृक्क के बीच में, जैसे कि ये वृक्क है, अब यहाँ से इधर देखो बेटा, जो इसका बाह्य तल है ये तो कैसा हो गया, उत्तल हो गया, और आंतरिक सतह इसकी कैसी हो गई, अवतल हो गई। इसके मध्य भाग में एक इस तरीके से गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं वृक्क नाभि या हाइलम। क्या कहेंगे इसको, वृक्क नाभि या हाइलम। इस वृक्क नाभि के द्वारा यहाँ पर देखिए बेटा, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा वो तो यहाँ से क्या करती है, वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। वृक्क धमनी और तंत्रिकाएं वो तो कहाँ पर प्रवेश कर रही है, वृक्क के अंदर प्रवेश कर रही है। जबकि जो वृक्क शिरा होती है और मूत्र वाहिनी होती है ये यहाँ से क्या कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। तो वृक्क है, इसके जो गड्ढेनुमा संरचना है उसको हमने क्या कहा, वृक्क नाभि या हाइलम कह रहे हैं। इसके अंदर जो वृक्क धमनी है और जो तंत्रिका है वो वृक्क के अंदर प्रवेश करती है, और वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी इस हाइलम भाग से कहाँ निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। वृक्क का जो शीर्ष भाग होता है, यहाँ पर ऊपर वाली सतह की हम बात कर रहे हैं, ये जो शीर्ष भाग होता है यहाँ एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। इस टोपी नुमा संरचना को जो होती है ये अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, यानी कि यहाँ पर इस एक अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद यहाँ पे सेकंड हमारा आता है मूत्र वाहिनी। तो यहाँ हमने केवल वृक्क की बाह्य संरचना की बात करी है, अभी केवल आंतरिक संरचना को हम वृक्क की जो आंतरिक संरचना